तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वन शॉट वीडियो में दोस्तों हर एक चीज बिना रटाए सिखाने वाला हूं और ये चैप्टर पूरी तरह से इस वीडियो को देखते देखते तैयार हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना दोस्तों तो क्या होगा, एक ही वीडियो में ना धोखा खाओगे, बार बार तो धोखा खाओगे नहीं। एक बार मेरे वीडियो को देखना, अगर लगे कि मेरी बातों में दम नहीं है तो दोबारा कभी वीडियो मत देखना। और अगर लगे कि बंदा सच में इस चैप्टर को तैयार करा दिया वीडियो को दिखाते दिखाते ही, तो शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 2027 बोर्ड में जो भी वायरल क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में लेकर के आया हूं, ठीक है। चाहे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा हो, जैसे आप देख सकते हो यहां पे काफी सारे परिभाषा हैं जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कुलाम का नियम पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा के सब पूछ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी चीजें जितना आपको लंबा चौड़ा यहाँ पे भाषण यानी लंबा चौड़ा जो परिभाषा दिख रहा है, ये सारी चीजें बिना रटाए अगर न सिखाया तो जो कहना हो, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। तो सबसे शुरू में हम लोग बात करते हैं, यहां पे देख सकते हो परिभाषा भी बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू या फिर डेरिवेशन सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। दो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, या तो नियम पूछ देगा और अगर बाय डिफॉल्ट नियम नहीं पूछा तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। जो कि न्यूमेरिकल का पर्सनल मैंने वन शॉट वीडियो बनाया, आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना कुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम क्या होता है। अब यहां पे देखो, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, अब आप तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे रटना चाहते हो या फिर एक बार में दिमाग में डालना चाहते हो कि दोबारा तुम्हें रटने की जरूरत ना पड़े, बस एक बार देखो अपने आप तैयार। तो वो ट्रिक देने वाला हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले समझो कुलाम का नियम होता क्या है, ठीक है ना। तो वैद्युत कुलाम जो था, ध्यान से समझना, वो आवेश के ऊपर बात कर रहा था। दो आवेश है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, हर कोई जानता है, ठीक है। अब जो कुलाम था वो बड़ा टुकुर टुकुर देख रहा था, वो नोटिस कर रहा था कि अगर दो धन आवेश नजदीक रखते हैं तो दूर भागते हैं, दो ऋण आवेश नजदीक रखते हैं तो दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग आवेश रख देते हैं तो एक दूसरे के नजदीक जाते हैं। यानी आवेशों में दो तरह का बल है, एक आकर्षित करने का और एक प्रतिकर्षित करने का। यानी उसने क्या किया, उसने क्या कहा कुलाम ने कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितने तरह का है, दो तरह का, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। किसने कहा, कुलाम ने, ठीक है। तो यहां पे नियम में क्या बन गया कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, ईमानदारी से बताओ। दो आवेशों के बीच जब भी कुलाम का नियम लिखोगे एग्जाम में तो क्या लिखोगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। लो, 1 से 1.5 लाइन अपने आप तैयार। लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यहां पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, प्रिंटिंग में मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण जो बल होता है वो अब किस पर डिपेंड करता है, ध्यान से समझो। दो आवेश है, मान लो एक आवेश यहां पे है Q1 और एक आवेश मान लेते हैं यहां पे है Q2, ठीक है। और एक कितनी दूरी पे रखा गया, मान लेते हैं R दूरी पे रखा गया है, ठीक है। तो इन पे जो लगने में, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है बबुआ, वो बल क्या है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब यह होता है कि इन आवेशों का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल भी बढ़ता जाएगा और आवेश अगर घटेगा तो बल भी घटेगा। यानी अगर मान लो x और y है, एक के मान के बढ़ाने से अगर दूसरा बढ़ रहा है, इसको और तनी सा बढ़ाओ ये और बढ़ गया, इसके मान को और बढ़ाया तो ये वाला और बढ़ गया। यानी एक के बढ़ाने से जब दूसरा बढ़ता है तो वहां पे अनुक्रमानुपाती शब्द यूज होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती, ठीक है। और एक के बढ़ाने से अगर x और y है, मान लो एक के वैल्यू को बढ़ाए लेकिन दूसरा घट जाए, एक को बढ़ाए दूसरा और घट जाए, तो यहां व्युत्क्रमानुपाती जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां पे वही कुलाम ने नोटिस किया। इसे और डिटेल में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, कुलाम अपने नियम में क्या कह रहा है कि दो आवेशों का अगर गुणनफल कर दिया जाए तो गुणनफल जो होता है इस पे लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है इन दोनों के आवेश को जैसे जैसे बढ़ाओगे इनके बीच में लगने वाला बल वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आवेश का मान घटाते जाओगे गुणनफल का, वैसे वैसे बल भी घटता जाएगा। तो हुए ना समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती। तो अब आगे देखो क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अब दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लगने वाला जो बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, मात्रा का मतलब होता है वही वैल्यू जो मैं बोल रहा था, वैल्यू बढ़ाओ वैल्यू घटाओ, ठीक है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब आती है हमारी दूरी की, और ये जो बीच का दूरी है
ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे से दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे इनके बीच का बल घटता जाएगा। जैसे नहीं होता, दो ठो चुंबक रहता है, जितना नजदीक ले जाओगे उतना ही तेजी से खींचता है, उतना ही तेजी से बल लगता है, और दूर ले जाओगे तो आर बढ़ गया, दूरी दूर बढ़ गया तो बल घट गया। अब नॉर्मल खींचता है, दूर जाने पे नहीं खींच पाता है, यानी बल घट जाता है। तो उसी तरह दो आवेशों को जितना दूर ले जाते जाओगे लगने वाला बल कम होता जाएगा, यानी आर बढ़ाते जाओगे, आर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो बल घटता जाएगा। तो क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, एक का वैल्यू बढ़े दूसरा का घटे। तो यहां पे क्या हो गया कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के, इनकी बीच के दूरी के वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है आपका कूलाम का नियम। तो अब आपको तैयार हो गया होगा। क्या था पहले बताओ, दो आवेश, दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, वो जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आई मेरी बातें? इसे ही क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, वैद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम कहते हैं। अब यहां से एक फार्मूला निकल करके आ जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो F प्रोपोर्शनल, ऊपर वाले को ऊपर रखो, नीचे वाले को नीचे। अब जैसे इसे हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। अब देखो इतना लंबा चौड़ा भाषण है, क्या करोगे, रटना चाहोगे या पहले फील कराऊं समझाऊं? तो देखो फील कराता हूं, समझना। इस वीडियो के बाद जस्ट हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का वीडियो आएगा दोस्तों, आप लोग एकदम एक्टिव रहो, अब लगातार वीडियो आता जाएगा, ठीक है? अब ध्यान रखना, ध्यान से समझते रहना। अब कहोगे सर केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर आ रहा है या फिर जो आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, उन सबका टॉपर नोट्स कहां मिलेगा? जो आप बोल रहे थे टॉपर नोट्स, तो टॉपर नोट्स का एक भी रुपए कोस्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधे 0 रुपए में। कितना? 0 अंडा, 0 रुपए में टोटल के टोटल टॉपर नोट्स को आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं अपने प्ले स्टोर ऐप पे, ठीक है? जल्द ही ऐप आने वाला है, कोई कोस्ट पे करने की, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा टॉपर नोट्स आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, फ्री मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा, क्विज फ्री मिल जाएगा, गेस्ट पेपर फ्री मिल जाएगा, सब कुछ फ्री। बस आप मुझे फॉलो करो। समझ आई मेरी बातें? अब ध्यान से समझो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक क्या होता है, ध्यान से समझो। होता क्या है, अब तुम सोच रहे होगे कि सर रटना पड़ेगा। नहीं रे बाबा, नहीं रटना पड़ेगा। क्यों नहीं रटना पड़ेगा? उसका कारण देखो। उसका कारण क्या है कि ध्यान से समझो। मान लो एक बहुत बड़ा सा आवेश ले लिया, भैंसा जैसा आवेश ले लिया, और धन आवेश से क्या निकलता है, इस तरह से काफी सारी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। अब ये जो बल रेखाएं हैं ये क्या है, एक तरह से इस आवेश के द्वारा क्या है, एक क्षेत्र बना ले रहा है। बल रेखा द्वारा क्या है, एक क्षेत्र बन रहा है, ठीक ना? बाहर की तरफ क्या निकल रही है, एक बल रेखा निकल रही है, इसके वजह से क्या बना लिया, इस आवेश ने एक बड़ा सा अपना एरिया बना लिया, क्षेत्र बना लिया, ठीक है? जैसे चुंबक का क्षेत्र होता है ना, उसी तरह आवेश का क्षेत्र है, आवेश के द्वारा बनाया गया क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एकदम बड़ा सा भैंसा जैसा चार्ज है, ठीक है? अब हम कुछ दूरी पे, अगर कुछ दूरी पे एकदम नन्ना सा मुन्ना सा छोटा आवेश ले लें, कुछ दूरी पे एक छोटा सा आवेश ले लें, ठीक है? और इस आवेश को बोल रहे हैं सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म आवेश। अब इस छोटे से आवेश को आप परीक्षण आवेश भी कहते हो, परीक्षण आवेश, अंग्रेजी वाले टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है? अब ये नन्ना सा मुन्ना सा अगर छोटा सा आवेश है, बड़ा सा आवेश है तो बड़ा सा क्षेत्र है, छोटा सा आवेश है तो छोटा सा क्षेत्र है इसका, ठीक है? अब ये जो छोटा सा क्षेत्र है, इसको अगर मैं यहां पे लाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहां लाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। थोड़ा और नजदीक ला दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन जैसे ही आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाओगे, जैसे ही इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाओगे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे ला दिए हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक है? इस पॉइंट पे आ गया है। अब जरा सोचो, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, ठीक है? तो अब एक सवाल करता हूं, नन्ना सा मुन्ना सा आवेश इस बड़े से भैंसे वाले आवेश को धकेल पाएगा? नहीं ना। तो कौन धकेलेगा? ये बड़ा वाला आवेश। ये बड़ा वाला आवेश इस परीक्षण आवेश को धकेल देगा बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ धकेलने के लिए क्या चाहिए, इसको बल लगाना पड़ेगा। तो ये इस आवेश को एक बल लगा के बाहर की तरफ F बल से क्या कर देता है, धकेल देता है। तो इस वाले आवेश ने इसको बाहर की तरफ धकेला। अब ये धकेलने की तीव्रता कितनी है, कितनी तीव्रता से धकेल रहा है? जितना बड़ा आवेश उतनी तीव्रता से धकेलेगा। तो ये धकेलने की जो तीव्रता है उसे ही बोलते हैं वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये जो वैद्युत क्षेत्र है बड़ा वाला, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, धकेलने की शक्ति कितनी है, धकेलने की क्षमता कितनी है, उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दिमाग में नहीं, तुम्हारे नसों में फील हो गया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और याद रखना, ये बल जिस पे लगेगा, जिस आवेश पे लगेगा, वो आवेश को नीचे रखो और जो बल लगा है उसको ऊपर रखो, तो बल बटे आवेश जो होता है वही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लो फार्मूला भी मिल गया। अब इसका क्या पूछा था, मात्रक ना, तो इसका मात्रक जो होगा, ध्यान से देखो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बटे का मतलब क्या होता है पर, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम हो गया। अब जो मैंने यहां बोला वही शब्द यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, पढ़ना ना। वैद्युत क्षेत्र में, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र बड़ा वाला। वैद्युत क्षेत्र में क्या गया, किसी बिंदु पर क्या आया था, परीक्षण आवेश आया था। किसी बिंदु पर जब परीक्षण आवेश आया तो उसपे क्या लगा था, एक बल लगा था। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश और परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, अनुपात का मतलब बटे, अनुपात को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ये नीचे वाला भाषणबाजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताओ तुम्हें तैयार हुआ या नहीं, सीधे सीधे बोल दोगे कि नहीं। अगर किसी बड़े से आवेश के अंदर अगर छोटा सा आवेश जा रहा है, उस छोटे से आवेश को बड़ा वाला कितनी तीव्रता से धकेल रहा है, वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ आई मेरी बातें, ये अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जो कि याद रखना 2027 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। ये या तो ये आ जाएगा या तो इस पर न्यूमेरिकल चिपका देगा, अथवा करके यहां पे लिखा हुआ है। ऐसे भी पूछा जा सकता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और साथ में एक न्यूमेरिकल दे देगा। दोनों चीज करा रहा हूं। सबसे पहले समझो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, पहले वैद्युत द्विध्रुव को समझना होगा। क्या समझना होगा, वैद्युत द्विध्रुव को समझना होगा। क्या समझने से पहले, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, आघूर्ण समझने से पहले वैद्युत द्विध्रुव समझना होगा, ठीक है। परिभाषा भी एकदम इजीली समझ आ जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है कि दो आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो आवेश होना चाहिए। और दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दो आवेश, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित होने चाहिए। यानी कह सकते हो कि दो समान आवेश परंतु विपरीत। विपरीत का मतलब होता है अलग अलग आवेश, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो विपरीत आवेश हो गए। लेकिन इसका परिमाण कैसा होना चाहिए, समान। समान का मतलब होता है कि अगर ये 10 कूलाम का है तो ये भी 10 कूलाम का होना चाहिए, अगर ये 20 कूलाम का है तो ये भी 20 कूलाम का, यानी परिमाण, यानी जो उसका वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। यानी दो आवेश अगर समान परिमाण के परंतु विपरीत, समान परिमाण यानी एक जैसे वैल्यू के परंतु विपरीत, विपरीत यानी अलग अलग, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, और ये दोनों बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर अगर स्थित हो, ये दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दोनों के बीच की जो दूरी है ये बहुत ही सूक्ष्म हो, सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो, तो इस तरह के बने हुए निकाय को बोला जाता है द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव। काफी सारे एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे तुम ले सकते हो HCl, H2O, ये सब क्या है, द्विध्रुव का एक उदाहरण है। समझ आई मेरी बातें, यहां पे ये बात तो समझ आएगा कि द्विध्रुव होता क्या है। अब इसको परिभाषित करोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि समान परिमाण के दो आवेश होने चाहिए परंतु विपरीत। जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं तो इस तरह के बने हुए निकाय को क्या बोला जाता है, द्विध्रुव बोला जाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो यही समझो। अभी देखना परिभाषा कितना इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं समझोगे ना तो अक्षय स्थिति निरक्षय स्थिति का डेरिवेशन कर ही नहीं पाओगे। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब डाइपोल मोमेंट जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हमने बोला कि दो आवेश हैं, एक -q और एक +q, और ये दोनों क्या है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे है। तो इनकी सूक्ष्म दूरी को अगर मैं यहां से यहां की सूक्ष्म दूरी को सोच के देखो, अगर मैं इनकी सूक्ष्म दूरी को x बोल दूं, क्या बोल दूं, x बोल दूं, तो इस पूरी दूरी का अगर गुणा कर दिया जाए इसके आवेश के साथ, इस पूरी दूरी का गुणा कर दिया जाए इसके आवेश के साथ, तो जो मिलता है उसे ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसी को बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा,
माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी ये हो गया। अब एक सवाल मैं करूं, उसका जवाब देना आप। अगर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट खींच लूं, पॉइंट ओ, और यहां से यहां की दूरी को अगर मैं यल कहूं, तो जितना यहां का गैप है उतना यहां का गैप है, क्योंकि बीच में मैंने पॉइंट लिया है, तो ये भी तो यल होगा ना। तो दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो गया दूरी, 2l हुआ कि नहीं। तो इसी को बुक में ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, q इंटू 2l, और इसे ही बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसने क्या पूछा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछा था। तो इसका मात्रक क्या होगा, देखो यहां पे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू स्लैश, यहाँ पे जो किया है इसे इंटू कहा जाता है। अब लंबाई, यल का मतलब दूरी है, यल को किससे लिखोगे, मीटर से, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। अब इसका बीमा भी पूछा था, बीमा, तो बीमा कैसे निकालोगे, कूलाम आवेश का बीमा होता है, याद रखो ए टी होता है। अब मीटर का तो पता ही है यल होता है, तो मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, एल ए टी हो जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ। तो अब यहां तक तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन अब तुम कहोगे डेफिनेशन लिखने के लिए देगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल को ही क्या बोला जा रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब परिभाषा पढ़ो, वही सेम मिलेगा। देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे पी से इंडिकेट करते हैं। अब बताओ क्लियर हुआ। अब कहोगे सर चलिए ये तो ठीक हो गया, लेकिन नीचे में एक सवाल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, तो इतनी एंगस्ट्रॉम है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बताइए। तो देखिए, एक तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन और कुछ दूरी पे क्या है, प्रोटॉन है। अब आपको ये बात पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पे आवेश एकदम सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होगा वही सेम आवेश प्रोटॉन पे होगा, बस फर्क इतना होता है कि ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में। और आवेश तो आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर मैं मान लो सपोज दैट इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होगा। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, हाँ या ना। तो देखो समान परिमाण हो गए, और इसके बीच की दूरी क्या है, सूक्ष्म भी है। बीच की दूरी कितना दिया हुआ है आपका, 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, यल, पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, 2l बोलते हैं। 2l कितना दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को किस में बदल दो आप, मीटर में, तो 0.53 इंटू 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। अब आपके पास 2l मिल गया, और इसको आप क्या बोलते हो, क्यू बोलते हो। बस ये पॉजिटिव में क्यू है, ये नेगेटिव, यानी आवेश आपको मिल गया। इन दोनों को आप क्या बोल रहे हो, क्यू बोल रहे हो, ठीक ना। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कितना है, 1.6 गुणे 10⁻−19, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, किसी एक को उतार दो, और 2l की जगह कितना रख दोगे, 0.53 इंटू 10⁻−10। ठीक है। अब इसे जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, किसमें, कूलाम इंटू मीटर में। तो ये मेरे तरफ से होमवर्क है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट किसका आता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अब बताइए द्विध्रुव आघूर्ण एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, पक्की बात मानो, बहुत बढ़िया। अब यही जब द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर कर लेते हो, तो इसी द्विध्रुव आघूर्ण पे, अब द्विध्रुव तो जान ही गए, एक तरफ -q होना चाहिए, एक तरफ +q होना चाहिए। अब बीच की दूरी में O पॉइंट होता है, और यहां से यहां की दूरी क्या होती है, यल, यहां से यल होता है कि नहीं। अब इसी के सीध में, अगर इसी के सीध में अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो अक्षीय बोलते हैं। इसी के सीध में किसी पॉइंट पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो अक्षीय स्थिति हो जाता है। और इस O वाले यहां ना निकाल के अगर O वाले पॉइंट पे लेते हैं तो निरक्षीय स्थिति इस तरह से हो जाता है। तो ये सारे डेरिवेशंस मैंने कराया है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट ओपन करना है चैप्टर 1 वाला, उसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, जो पहली बार देख रहे होंगे मेरे वीडियो को। ठीक है, और जो लगातार फॉलो कर रहे हैं वो तो एकदम तैयार कर ही लिए होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश घनत्व पहले समझो। देखो आवेश जो होता है ध्यान से समझो। जैसे मान लो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, जैसे मान लो एक पतला सा तार है, ठीक है, एक पतला सा तार है, और इस पे समान रूप से आवेश वितरित किया गया है। एक समान आवेश वितरित करने का मतलब क्या होता है बता रहा हूं।
इस तार पे पूरी तरह से एक समान आवेश इस तरह से वितरित किया गया है। समान आवेश का मतलब होता है इतने जगह पे चेक करो तो भी उतना ही आवेश, इतने जगह पे चेक किए तो भी उतना ही आवेश, इतने जगह पे चेक किए तो भी उतना ही आवेश। कहने का मतलब हर जगह एक समान रूप से आवेश मैंने फैला दिया है। ठीक है, अब किसी ने पूछा इस पूरे आवेश का वैल्यू क्या है, मैंने बोला इस पूरे आवेश को मैं क्यू कह रहा हूं और इस पूरे तार की लंबाई को मैं यल कह रहा हूं। तार की पूरी लंबाई को क्या बोल रहा हूं, यल बोल रहा हूं। तो सीधे तार की लंबाई पे अगर आवेश इस तरह से रख दिया जाए और आवेश और लंबाई का अनुपात निकाल दिया जाए, आवेश और लंबाई को डिवाइड में कर दिया जाए, तो जो मिलता है उसे लेमडा कहते हैं। ठीक है, और इसे ही लेमडा को बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कितना इजी है, समझ आई कि नहीं मेरी बातें, कितना इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लो किसी ने कहा कि मेरे पास एक तार की लंबाई है 2 मीटर की तार है, 2 मीटर पे इस तरह से खूब सारा आवेश है, खूब सारा इस तरह आवेश है, ठीक ना, खूब सारा इस तरह से आवेश है करीबन क्यू जो है 20 कूलाम का। तो बताओ घनत्व कितना होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश को ऊपर रखो, लंबाई को नीचे रखो, अब काट दो, 10 आ गया। कितना इजी है, समझ आई मेरी बातें। अब वही बात यहाँ लिखा हुआ होगा कि तार की लंबाई लिखा है ना, एक समान आवेशित यानी हर जगह पे समान रूप से आवेश रखा गया है। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के प्रति, अब अनंत लंबाई हो चाहे जितना भी हो, अनंत नहीं भी लिखोगे चलेगा, किसी लंबाई के तार के प्रति एकांक लंबाई के आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व कहलाता है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी तार पे जो आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है, तो वितरित किया गया आवेश और तार की लंबाई का जो अनुपात होता है, अनुपात मतलब रेशियो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ दिया जाए, तो अभी हम लंबाई के तार पे बात कर रहे थे, तो तार लंबा है, सीधा है, तो रेखीय है। अब पृष्ठ यानी एक प्लेट हो गया, जैसे मान लो एक प्लेट ले लिया मैंने इस तरह से, अब इस प्लेट पे इस तरह से आवेश मैंने वितरित किया, इस प्लेट पे इस तरह से आवेश मैंने वितरित किया। अब बताओ, तुम ही सोच के देखो कि एक तार की जब लंबाई थी तो इसमें यल यूज हो रहा था, लेकिन एक प्लेट आ गया तो प्लेट में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, तो लंबाई और चौड़ाई मिलके क्या बनाता है, क्षेत्रफल बनाता है। तो इस प्लेट की क्षेत्रफल को ए मान लेते हैं और इसमें जो आवेश वितरित किया उसे क्यों मान लेते हैं। तो आवेश और इस बार यहाँ पे आवेश और लंबाई का अनुपात किए थे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, पृष्ठीय आवेश में आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात कर दोगे, तो उसे हम लोग कहते हैं सिग्मा, और इसे ही बोला जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कह सकते हो किसी प्लेट पे, किसी समतल प्लेट पे, या किसी समतल पृष्ठ पे, या फिर किसी समतल प्लेट पे, ये भी बोल सकते हो। तो किसी समतल प्लेट पे एक समान रूप से जब आवेश वितरित किया जाता है, तो वितरित किया गया आवेश और प्लेट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। रटना नहीं है, सीखना है। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। अब यहीं पे अगर मान लो प्लेट ना होकर के कोई गोला हो जाए, अब गोले में क्या होता है, आयतन आ गया, अब इस पूरे गोले में आवेश भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका गोले का आयतन अगर भी हो जाए और आवेश क्यू हो जाए, तो अब क्यू और आयतन का डिवाइड कर दो, तो इसे रो बोलेंगे, और ये आयतन पृष्ठीय आवेश हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। परिभाषा भी सेम है, देख सकते हो यहाँ पे, आवेश और उस पृष्ठ के भाग का क्षेत्रफल का अनुपात आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अगला आता है गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। यहां पे गॉस प्रमेय सिद्ध नहीं करना है, हमें प्रूफ नहीं करना है। कभी कभी आपको केवल ऐसे पूछ देता है कि गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तब उस फार्मूले को आप प्रूफ करेंगे। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको 1 नंबर 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया तो भी आप बहुत ज्यादा समय यूज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि 3 घंटे का पेपर ही है, समझ रहे हो ना। तो जितना सवाल पूछा जाएगा उतना ही आप बच्चों जवाब दोगे, तो जाके बेहतर परफॉर्मेंस करोगे और अच्छा मार्क्स लाओगे। नहीं तो क्या होगा कि हो सकता है आपको ये सवाल अच्छे से आ रहा है, अब पूरा प्रूफ करने में लग गए, यहाँ प्रूफ करने के लिए पूछा भी नहीं है, तो प्रूफ करने में फालतू का समय गया होगा ना। अब जब फालतू का समय प्रूफ करने में गया होगा तो पक्का आगे के जाकर के क्वेश्चन छूटेंगे। समझ आई मेरी बातें। इसलिए बहुत ही सावधानी से, सतर्कता पूर्वक हर एक चीज करना होगा। तो यहां तक समझ आया। अब चलते हैं गॉस का प्रमेय होता क्या है, गॉस नियम है क्या। तो ध्यान से समझो। जैसे देखो, कोई भी अगर हम एक बंद पृष्ठ ले लें और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ले लें, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, अब इस आवेश से गुजरने वाला खूब सारी वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो इस आवेश से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है, इस आवेश से गुजरने वाला, इस आवेश की वजह से उत्पन्न हुआ कुल फ्लक्स, फ्लक्स यानी फाई ई, ठीक है। इस आवेश की वजह से उत्पन्न हुआ कुल फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या होता है आगे बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। उत्पन्न हुआ जो फ्लक्स होता है वो इस आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है
कुछ सिंपल सा समझा देता हूं कि जैसे मान लो कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश था, ठीक है, तो ये आवेश की वजह से इस पृष्ठ पे जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, इस आवेश की वजह से जो पृष्ठ पर फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, अब फ्लक्स क्या होता है अभी जस्ट बता रहा हूं, इसके बाद तुरंत फ्लक्स वाला ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो फ्लक्स जो होता है, वो जो फ्लक्स होता है इस आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यही गॉस का नियम है, आप देख सकते हो यही बात यहां लिखा गया है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। समझ आई मेरी बात? इसे ही क्या बोला जाता है, गॉस का नियम कहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर, तो बड़ा सिंपल सी चीज है, मैं समझाता हूं आपको। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आवेश अगर है, मान लो धन आवेश ले रहे हैं, तो धन आवेश से क्या निकलता है बाहर की तरफ, धन आवेश से बाहर की तरफ क्या निकलता है, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, हाँ या ना? खूब सारी इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, मानते हो कि नहीं बात? इस तरह से इस तरह से इस तरह से खूब सारी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकलती है, ठीक है। अब अगर बाहर में कोई एक पृष्ठ ले लें, मान लेते हैं बाहर में एक कोई इस तरह से पृष्ठ बना लेता हूं मैं, ठीक है। अब इस पृष्ठ को अगर ध्यान से देखो, इस पृष्ठ को अगर मैं यहां पे ले आऊं तो इस पृष्ठ के अंदर से कितनी बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, तो कहोगे पीला वाला 2 ठो गुजर रहा है, हाँ या ना? इसको थोड़ा सा और अंदर ले आऊं तो अब बताओ कितनी गुजर रही है, तब कहोगे लगभग 3-4 ठो गुजर रहा है। इसको थोड़ा और अंदर ले आए तो और ज्यादा गुजर रहा है। यानी इस बंद पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इस बंद पृष्ठ से अगर ज्यादा गुजरेगी तो ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा, कम गुजरेगा तो कम फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसको एकदम डिटेल में बताया है मैंने, आप जाकर के देखोगे उस प्लेलिस्ट में तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहां भी एकदम अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा कि इस तरह से खूब सारी लाइनें हैं, इस तरह से खूब सारी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, लाइनें हैं। अगर मान लो मैं किसी प्लेट को अगर यहां पे रख रहा हूं तो यहां से कितनी लाइनें गुजर रही, 2। अगर इसको थोड़ा और अंदर रख दूं तो कितनी गुजरेंगी, 1 2 3। तो फ्लक्स कहां पे है, यहां पे ज्यादा है। तो इस पृष्ठ से देखना है कि पृष्ठ से ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजारनी है, समझ रहे हो? तो यहां पे वही बात लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखो वही बात लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ या फिर बंद पृष्ठ जो भी कह लो, उसके अंदर से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक ना। बस दिमाग में इतना रख लो कि किसी पृष्ठ से जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो परिभाषा बन गया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, समझ रहे हो? और इसका जो फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? फाई ई से, ठीक ना। इसको पूरा मैंने प्रूफ किया है उस वाले वीडियो में, आप देखिएगा, जिसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं, ठीक ना। यहां तो जो प्रश्न कह रहा है उसी का जवाब दे रहा हूं केवल मैं, ठीक है। वहां फार्मूला भी प्रूफ किया है मैंने, कैसे फार्मूला आया था। तो फाई ई इज इक्वल टू लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकते हो, इसे चाहो तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो। यही वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है, ठीक ना। यही वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। आगे क्या बोला था, मात्रक और बीमा भी लिखना है। तो मात्रक यहां से साफ सब मिल जा रहा है, देख सकते हो यहां से इसका मात्रक, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो इनटू में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम लिख सकते हो। अब आई बात इसकी बीमा की, तो बीमा क्या होता है, ऊपर में क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन का क्या होता है, बल का होता है, बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। अब मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम का क्या होता है, आवेश का, ए टी हो जाएगा। अब इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो मैं क्या मिल जाएगा दोस्त, एम एल 2 बार और 1 बार मिलके हो जाएगा एल 3 बार, और ए ऊपर जाएगा, पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए पावर -1 हो जाएगा। टी -2 है, टी के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, टी पावर -3 हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो आपका बीमा आ जाएगा, ठीक है, एम एल 3 ए -1 टी -3, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब वैद्युत फ्लक्स पे सवाल अगर बाय डिफॉल्ट पूछे तो 2 फार्मूले बस दिमाग में रखना। पहला फार्मूला कि वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अगर यहाँ डी लगा है तो यहाँ डी लगा देना, ठीक है। और अगर डॉट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये 2 फार्मूले पे सवाल मैं अभी तुरंत दिखा रहा हूं, जस्ट ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे एक सवाल है तुम्हारे सामने, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में देखा जाए, कह रहा है कि एक
सवाल अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र दिया है, यानी यहाँ VEC का मतलब वेक्टर है ना, E के ऊपर क्या लगा है वेक्टर, यानी E वेक्टर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप दिया हुआ है, ठीक है। और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया है यस, यानी यस वेक्टर, वो कितना दिया है बच्चा 10j कैप दिया है, ठीक है 10j कैप दिया है। कह रहा है कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी तो फाई ई पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। क्या पूछ रहा है बच्चा, तो क्या पूछ रहा है फाई ई पूछ रहा है, तो फाई ई निकालने के लिए क्या करोगे, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए के जगह पे क्या लगा दो यस वेक्टर लगा दो। अब वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखो, ई वेक्टर का वैल्यू कितना है, ई वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। फिर डॉट यस के जगह पे कितना आ जाएगा 10j कैप। अब आपको ये बात तो 11th में ही आपने सीखा होगा, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि अगर i का i से गुणा करोगे तो होगा, नहीं तो i को छोड़ दो, यानी i का जोड़ा मैच करेगा तो गुणा करना, नहीं तो i 0 हो जाएगा। j का j मैच किया तो गुणा होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। k यहाँ है, k उधर अगर नहीं मैच किया तो k 0 हो जाएगा। यहाँ i है, उधर i कैप है नहीं तो 0 हो गया। यहाँ j है, क्या यहाँ j है, हाँ इसका गुणा होगा तो 4 दहान 40 हो जाएगा। और j का j से गुणा करोगे, j का j से डॉट निकालोगे तो 1 आता है, तो j लिखने की जरूरत नहीं है। और 7k है, उधर k नहीं है इसलिए 0 हो गया, यानी कुल मिला के आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया। तो कभी कभी इस सवाल को थोड़ा और बदल के कैसे देता है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको सवाल क्या दिया है पढ़िएगा, कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे कह रहा है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है E, ठीक ना। E वेक्टर दिया गया है कितना 1.2 i कैप प्लस 1.6 j कैप न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ठीक है, दी गई है। फिर कहता है वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का आयताकार पृष्ठ, आयताकार यानी रेक्टेंगुलर पृष्ठ रखा गया है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्षेत्रफल हमारे पास क्या दिया है, क्षेत्रफल हमें दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर दिया है। अब आप कहोगे सर जी ये तो वेक्टर में दिया नहीं है, तो ये वेक्टर में दिया नहीं है तो इसे वेक्टर में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू वेक्टर में दिया हो और एक वैल्यू अगर वेक्टर में न दिया हो तो बिना लाए आप हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हल करने के लिए क्या चाहिए फाई ई निकालने के लिए क्या चाहिए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर चाहिए। तो ए को वेक्टर में बदलोगे। अब ए को वेक्टर में कैसे बदलोगे, आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये आपने सुना होगा कि ये होता है एक्स एक्सिस, ए होता है वाई एक्सिस, ए होता है जेड एक्सिस, और ये भी आपको पता होगा एक्स के लिए काम करता है आई कैप, वाई के लिए काम करता है जे कैप, जेड के लिए काम करता है के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे वाई जेड जो तल दिया है, यानी वाई जेड एक्सिस जो दिया है तल दिया है, इसका कुछ तो मतलब है यहाँ पे देने का। इसी की मदद से आप इस क्षेत्रफल को वेक्टर में लाओगे। अब कैसे लाओगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो कैसे मैं समझाता हूं। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो, ध्यान से समझना, अगर आपके पास लिखा हो कि एक्स वाई तल दिया है, तल, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मिसिंग क्या है जेड मिसिंग है, तो जेड के लिए क्या है के, इसका मतलब के कैप के लिए काम करेगा। अगर यहीं पे वाई जेड तल दिया हो तो वाई जेड तल में क्या मिसिंग है एक्स मिसिंग है, इसका मतलब आई कैप के लिए काम करेगा। अगर यहीं पे एक्स जेड तल दिया हो, ये ट्रिक है, ये कहीं जल्दी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर एक्स जेड तल की बात करें तो क्या काम करेगा जे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई मिसिंग है, वाई के लिए क्या है जे है। समझ आया। अब आप बताओ यहाँ पे क्या है, वाई जेड तल है तो इसमें क्या मिसिंग है एक्स मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसके वाई जेड तल के लिए क्षेत्रफल जो होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2, अब बगल में क्या लग जाएगा आई कैप, अब ब्रैकेट के बाहर लगा दो मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या हो गया, दोनों वैल्यू वेक्टर में मिल गया। अब जैसे अभी इससे पीछे वाला किए थे वैसे इसको कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कितना इजी था। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई वेक्टर का वैल्यू कितना है आपके पास 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट इसका वैल्यू कितना है 0.2 आई कैप। अब बताओ आई वाले का आई के साथ गुणा हो जाएगा, यानी 1.2 का 0.2 से गुणा कर दो, 1.2 का 0.2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, कट हुआ, 0 का करोगे 0 0 आएगा, 4 2 0। अब कितना अंक पे दशमलव है, ऊपर में 1 अंक पे, नीचे में भी 1 अंक पे, यानी कुल मिला के 2 अंक, यानी पीछे से 2 अंक छोड़ो 1 2, यानी दशमलव यहाँ लगेगा।
0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आ जाएगा। अब आई क्यों नहीं लिखा समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, ठीक है। अब बताओ इस वैरायटी का भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, ऐसे लेवल का क्वेश्चन करना होता है। छोटा मोटा टुच्चा क्वेश्चन अगर आप करके तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा बताया हुआ इसलिए ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि आपने कमेंट भी देखा होगा, ना जाने कितने बच्चे आपको बताए होंगे कि सर का बताया हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ते हैं, ठीक है। मेरा किया हुआ प्रिडिक्शन क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसका मेन कारण क्या है कि मैं बहुत ही एनालाइज करके चीजें लाता हूं, ठीक है। फालतू का बकवासबाजी वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्लियर है ना। अब मैं आपको बताया भी था बच्चों की बहुत ज्यादा तबीयत डाउन होने की वजह से, घर की परिस्थिति खराब होने की वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रहा था, लेकिन मैंने वादा किया था कि संडे को मेरा एक वीडियो जरूर आएगा, यानी कह सकते हो यहीं से श्री गणेश होगा। और आप लोग के लिए याद रखना, जैसे कि चैप्टर 2 आने वाला है जो मेरा केमिस्ट्री का, वो इतना धमाकेदार होने वाला है ना, उस पर काम चल रहा है दोस्तों, आप खुश हो जाओगे उसका कंटेंट देख करके। आपको ऐसा लगेगा कि प्रीमियम बैच भी लेके कोई अगर पढ़े तो इतना बेहतर, इतना सटीक कंटेंट उसको ना मिलेगा, इतना सटीक कंटेंट आपको देने वाला हूं, समझ रहे हो। फिर उसके बाद फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, फिर मैथमेटिक्स, सब आने का लगातार वीडियो आएगा, चिंता मत करो, बस आप सपोर्ट बनाए रखो। और आप मेरे परिवार, एक फैमिली की तरह हो, इसलिए मैं अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर दिया कि क्यों वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। इसलिए सभी बच्चों को बोलो कि एक्टिव हो जाएं, अब सर का वीडियो लगातार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको टॉपर नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी जितना मदद हो सकेगा उतना मैं आपके लिए मदद करूंगा। मदद क्या है, एक तरह से कह लीजिए कि आपके लिए, आप मेरे लिए इतना सपोर्ट करते हो तो मेरा फर्ज भी बनता है उतना करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आपको। अगला प्रश्न आता है, अब यहां से आपको डेरिवेशन मिलेगा कि इस चैप्टर में कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक ना। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान। देखो इसको तुरंत प्रूफ कर देता हूं, बहुत ईजी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान। ये मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना कि हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान जो होगा एक जैसा होगा। यहां चेक करो चाहे यहां चेक करो, जहां भी उंगली रख दो हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र एक जैसा होगा। और वैद्युत क्षेत्र को मैं ई वेक्टर कह देता हूं, ठीक है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, द्विध्रुव रखा गया है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या रखा गया है बच्चा, द्विध्रुव रखा गया है। तो इस द्विध्रुव को हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देते हैं, या फिर यहीं बना लेते हैं। मान लीजिए एक द्विध्रुव यहाँ पे रख लेते हैं, इस जगह पे पॉजिटिव क्यू, इस जगह पे निगेटिव में क्यू ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में सेंटर पे क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट ओ ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप जानते हैं यहाँ क्या होता है, 2l होता है। क्या होता है, 2l। अब आप बताइए पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव वाले के ऊपर बल किधर लगेगा, आवेश की तरफ होता है, याद रखिए भूलिएगा मत। जिधर वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में अगर धन आवेश रखा गया है किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक ना, तो जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी की तरफ बल लगेगा, यानी इस आवेश को उधर ही धकेला जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर माइनस आवेश रख दिया जाए तो माइनस आवेश को धकेलने के बजाय इधर पीछे धकेलेगा बल लगा के। समझ आई मेरी बातें। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहां पे एक बल लग रहा है इधर की तरफ, उस बल को बोला जाएगा एफ। और सेम यहां भी बल लगेगा बस पीछे की तरफ। अब ध्यान से देखो, जिस हिसाब से एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, तो देख रहे हो ना, ऐसे ध्यान से देखो कि एक टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क का मतलब ऐसे घूम जाएगा, जैसे साइकिल का पैदल नहीं होता है, ऐसे रहेगा तो ऐसे ऐसे घूम जाता है, ऐसे मारोगे तो घूम जाता है, देख रहे हो पैदल की तरह, समझ रहे हो। तो जब कोई भी चीज अगर ऐसे मान लो है, अब वैद्युत क्षेत्र में जब रखा तो अचानक ऐसे घूम गया, ऐसे था ऐसे घूम गया, ऐसे था ऐसे घूम गया। तो जब ऐसे करके ऐसे था ऐसे घूम गया तो क्या हो गया, टॉर्क पैदा हो गया। टॉर्क को क्या बोलते हैं, इस तरह से टॉर्क लिखते हैं और इसे बोला जाता है बल युग्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बल युग्म कहा जाता है। समझ आई मेरी बात है, क्या बोला जाता है बच्चा, बल युग्म कहा जाता है। इसी टॉर्क को प्रूफ करना है और इसका फार्मूला होता है ईपी साइन थीटा। अब कैसे प्रूफ होगा मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो मान के चलते हैं कि यहां से अगर एक सीधी लाइन खींच ली जाए इस तरह से डैश डैश करके, और यहां पे एक सीधी लाइन खींच ली जाए, तो यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, हाँ या ना। अब यहां पे देखा जाता है एक ट्रेंगल मिल गया हमें, क्या मिल गया बच्चा, एक ट्रेंगल मिल गया। और यहाँ के कोण को हम बोल देते हैं थीटा बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है इस तरह से, यहां से इस तरह जो ट्रेंगल दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखे तो यहां से यहाँ का जो हाइपोटेनस है वो 2l है। इसे हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हो, और इसे लंब कहते हो, और इसे आधार कहते हो। अगर हमें लंब निकालना है तो लंब का इस्तेमाल करेंगे और कर्ण का इस्तेमाल करेंगे। तो लंब कर्ण किस में मिलता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे
कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया हुआ है, ध्यान से अगर आप देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना दिया है, इसे एकदम और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं उस वाले वीडियो में, ठीक ना। यहाँ पे तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा, वहां पे और डिटेल मिलेगा आपको, एकदम अच्छे से सीखना होगा तो, ठीक ना। वैसे भी मेरा डेरिवेशन का पर्सनल अलग से वीडियो आता है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक ना। एक ही वीडियो में सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे। तो लंब कितना दिया है हमारे पास, लंब नहीं पता, तो लंब यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी कह लेते हैं, पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया बी सी और ए। तो लंब हमारा क्या हो गया बी सी, लंब क्या हो गया बी सी। और कर्ण कितना है देख ही रहे हो 2l, तो 2l इधर भेज दोगे अगर तो 2l इंटू साइन थीटा हो जाएगा और बी सी का वैल्यू मिल जाएगा, हाँ या ना। यानी तुम्हें बी सी का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा 2l साइन थीटा। कई जगह बुक में देखते होगे कोई जल्दी नहीं बताता है कि ये वैल्यू कहां से आया, लेकिन अब देख लो कैसे आया, ठीक है। अब जो टॉर्क पैदा हुआ है, बल युग्म जो पैदा हुआ है टॉर्क, वो किसके बराबर होता है, लगने वाला बल तथा लंबवत दूरी के, ठीक है। तो बल क्या है एफ और इनटू में लंबवत दूरी क्या है 2l साइन थीटा है, 2l साइन थीटा है, और ये हो गया टॉर्क। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको कि यहां पे जो बल लगा है एक वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगा है। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला अभी शुरू में बताया था ना, E इक्वल टू क्या होता है F/Q होता है। तो Q अगर इधर भेज दो तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटू Q हो जाएगा, हाँ या ना। तो F का वैल्यू आपको क्या मिल गया, F का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको E इंटू Q मिल गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2l साइन थीटा। ये आपका हो गया प्रूफ। इसे एक लाइन और आगे बढ़ाना चाहो तो टॉर्क इज इक्वल टू E अब Q इंटू 2l, बिकॉज हमें पता है कि Q इंटू 2l को हम क्या लिखते हैं P लिखते हैं कि नहीं। अब कहोगे कहाँ लिखते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको तुरंत दिखा देता हूं कहाँ लिखा गया है। ये देखिए कहाँ गया भैया, अरे कहाँ गया, अरे भाई दिख जा, बस दिख जाओ। ये देखो Q इंटू 2l को आप P लिखते हो, द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हो, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटू में P हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा, हो गया ना प्रूफ। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है। यहां पे आपको हिंट दे दिया है मैंने, वहां पे एकदम डिटेल में आपको मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे डेरिवेशन पूरा कराने लगूंगा तो समझ रहे ना टाइम कितना चला जाएगा। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, यानी ये कह सकते हो कि 2027 में आने का चांसेस 90% से ज्यादा है। अब मैंने बोल दिया ना कि 90% से ज्यादा है, तो किसी न किसी सेट में नहीं आया तो जो कहना वो नाम बदल दूंगा, ये मैं चैलेंज करता हूं कि गारंटी आएगा, ठीक है। अब आता है अगला, इस चैप्टर का ये डेरिवेशन भी बहुत ही ज्यादा वायरल है, अक्षय स्थिति वाला। तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो गॉस प्रमेय जो सिद्ध करने वाला है, आप लोगों ने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है। यहाँ पे एक ही वीडियो में 4 से ज्यादा डेरिवेशन आपको मिलेगा। गॉस प्रमेय कैसे प्रूफ किया गया वो भी मिलेगा, ठीक है। और गॉस प्रमेय के जो 3 अनुप्रयोग होते हैं, अनंत लंबाई का समतल चादर हो या फिर अनंत लंबाई का सीधा तार हो, यानी ये वाला इस तरह से अनंत लंबाई का तार जो इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में बना होता है, या फिर आपका समतल चादर वाला हो, समझ रहे हैं, या फिर गोलीय आवेश के भीतर बाहर या फिर सरफेस पे उसके पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाला जाता है, गॉस प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है। तीनों मैंने इस वीडियो में कराया, थंबनेल दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर आप करते हो और जितना अभी बताया है वो करते हो, ठीक है। और रही बात न्यूमेरिकल का, बता ही चुका हूं कि पर्सनल मैंने वीडियो बना दिया, यहाँ न्यूमेरिकल का भी थंबनेल दिख रहा होगा। तो एक तरह से कह लो कि इतना बस कर लेते हो तो प्रॉपर तैयारी हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो। रही बात परिभाषा की, थी इस चैप्टर से परिभाषा वाले ज्यादा चीज नहीं पूछे जाते हैं, या तो डेरिवेशन या तो न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का वीडियो बना ही दिया है। हाँ, एक चीज आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये जो आपका सेकंड वाला थंबनेल दिख रहा है गॉस प्रमेय वाला, ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय वाला, इस पे थोड़ा सा पर्सनल, बहुत लोग जैसे बोल रहे थे कि इसका पर्सनल आप एक न्यूमेरिकल का वीडियो बना दीजिए, तो वो भी मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द उसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। पूरा इस वीडियो के आधार पे जितने डेरिवेशंस कराए गए, उस डेरिवेशन के दम पे जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं जो बोर्ड 2027 को टच कर सकता है, वो सारे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपका काम एक ही है कि बस आप सपोर्ट करो और जो भी बताया जा रहा है वीडियो को उसे फॉलो करो, देखो, अच्छे से सीखो, समझो, रटने की कोशिश कभी मत करो। अगर आप रटोगे तो आगे आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। रटने वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझ रहे हो। अभी मेहनत करके आप रटोगे, 3 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है ना। रटने में अगर आपको 1 घंटा लग रहा है किसी भी चीज को, तो 10 मिनट और लगा लो समझने में,
लेकिन रटना वाला सिस्टम ही छोड़ दो। समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया रटाने पे पड़ी हुई है मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि आप जानते होगे कि आपको सीखना कितना जरूरी है आज के डेट में। समझ रहे हो ना? इसीलिए कहते हैं कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जुड़ना जरूरी है, ठीक है? अब रटने में आप हार्ड वर्क लगा रहे हो लेकिन आप सीख ही नहीं रहे हो, उसे समझ ही नहीं रहे हो, फील ही नहीं ले रहे हो। फिजिक्स फील करने की चीजें हैं, रटने की चीज नहीं है। समझ आ रही मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको इतनी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ एमसीक्यू दिखाता हूं, ठीक है? कुछ एमसीक्यू दिखाता हूं, ये मेरे तरफ से एक तरह से आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या होगा? आप क्वेश्चन नंबर 13 है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपको आंसर लग रहा है बी सही है तो बी लगा दीजिएगा, सी सही है तो सी लगा दीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अभी जस्ट मैंने बताया था, तुरंत आप देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कुलाम होगा। न्यूटन पर कुलाम कहीं है? न्यूटन पर कुलाम होगा, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे को नहीं पता इसलिए स्किप कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। निर्वात में वैद्युतशीलता किसको बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं। आप निकाल सकते हैं ऐसे करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला मात्रक याद नहीं भी है तो इस ट्रिक से तैयार कर सकते हो। करना क्या है, बस एप्सिलॉन को इधर भेज दो, बल को नीचे भेज दो, तो एप्सिलॉन अकेला हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 11th में आपने पढ़ा होगा संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो अब बताओ इसका मात्रक क्या? ऊपर में क्या है? आवेश, आवेश दो बार आवेश है तो आवेश का कुलाम होता है, इसका भी कुलाम, कुलाम 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 स्क्वायर हो गया। फिर बटे का मतलब होता है पर, नीचे में क्या है? बल, बल का हो गया न्यूटन, स्लैश यानी मीटर, इस स्लैश का मतलब इनटू होता है ना। आर क्या है? दूरी, दूरी का होता है मीटर, स्क्वायर को जैसे स्क्वायर, तो कुलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुलाम 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 स्क्वायर, हाँ कुलाम स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बताओ क्लियर हुआ? तो इस तरह से करना है, ठीक है? दो तो मैंने बता दिया, तीसरा आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तीसरा बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई है, द्रव्यमानियम है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण बताइए क्या होगा। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप अगर चाहते हो कि सर लाइव क्लास में अगर आप इस तरह के टॉप 40 या टॉप 20 या टॉप 30 चैप्टर वाइज अगर आप एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल्स अगर आप कराते हैं तो और मजा आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं जहां पे क्या कहते हैं, मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है 2027 के बच्चों के लिए, जिनको लगता है कि हाँ मुझे लाइव क्लासेस से पढ़ना है, जिनको लगता है मेरे से साल भर अच्छे से जुड़ के पढ़ना है, प्ले स्टोर पे ऐप से पढ़ना है, हर एक चीज। तो आपको करना क्या है, बस व्हाट्सएप चैनल पे जाके जुड़ना होगा। वहां जुड़ने के लिए कोई कॉस्ट पे नहीं है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं, ठीक है? तो करना क्या है आपको कि यहां कमेंट बॉक्स में एक लिंक मैं क्या कहते हैं पिन कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल का, उसे जाकर के आप फॉलो कर लेना। तो वहां पे जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब जुड़ते जाएंगे, मुझे लगने लगेगा कि हाँ अब बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, तो मैं लाइव क्लास आपके लिए लाना शुरू कर दूंगा, ठीक है? एक बार मैं पोल भी कराऊंगा, उस पोल में यस और नो में आपको टिक करना होगा कि कौन कौन बच्चे लाइव आना चाहते हैं, ठीक है? अगर 500 प्लस बच्चे लाइव आने के लिए रेडी हैं तो मैं 100% आपके लिए रेगुलर लाइव क्लास लाने के लिए तैयार हूं। और धमाकेदार लाइव क्लास, जो भी क्लास होगा बम्पर फोड़ू क्लास होगा, हर एक चीज सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो से तब तक आप पहले चैप्टर की तैयारी करो। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।